हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रोहित राज और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केरोडोंशिया पे। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी शेयर किया था कि मेरे इस चैनल का सोल पर्पस जो है वो यही है कि जो आम जनता है उनको एजुकेट किया जाए डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, और जो मेरे साथी फ्रेशर पास आउट डेंटिस्ट हैं उनको जो है एजुकेट किया जाए मेरे वीडियो के माध्यम से। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है आम जनता को इससे काफ़ी हेल्प मिलनी चाहिए और उनको शायद डेंटल के चीज़ों के बारे में जानने में थोड़ी और मदद मिलेगी। तो देखिए आप सभी लोग डेंटल को कितना समझते हैं, एक आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही सीमित होता है। तो पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि भाई डेंटिस्ट कैसे जो है एक आदमी डेंटिस्ट बनता है, और उसको अगर मैं एक मेडिकल फील्ड से कंपेयर करूं तो वो कहाँ पे स्टैंड करता है। और इसके साथ में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मैं कवर करूंगा वो ये होगा कि आप पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि वो डेंटिस्ट में भी किस डेंटिस्ट को दिखाने जाएं। ठीक है जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आम लोगों को पता नहीं है। डेंटिस्ट में भी डेंटिस्ट कई तरीके के होते हैं, कई तरीके की उसमें मास्टरी होती है, और जिस तरीके का आपका प्रॉब्लम है अगर आप उस स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो आपको अपने ट्रीटमेंट में बेहतर रिजल्ट मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय और ना लेते हुए मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा इस वीडियो में। पहली बात देखिए, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डेंटिस्ट की डिग्री है जिसको कि हम बीडीएस या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कहते हैं, वो जैसे मेडिकल में जो ग्रेजुएट होते हैं उनको हम एमबीबीएस कहते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है। अभी होता क्या है कि ट्वेल्थ की परीक्षा देने के बाद, मैं तो बात कर रहा हूँ जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट वगैरह, आजकल तो नीट है, तो मैंने तो एग्ज़ाम दिया था 2005-2006 की बात है। उस समय हर इंस्टीट्यूशन का अलग अलग एग्ज़ाम होता था, और या नहीं तो प्री मेडिकल टेस्ट जो है हर एक नेशनल लेवल पे होता था जिसको AIPMT कहते थे। तो जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था हरियाणा प्री मेडिकल टेस्ट के थ्रू, और वहाँ से जो है मुझे कॉलेज मिला था। तो अभी होता क्या है, जब आप एक प्री मेडिकल टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं तो प्री मेडिकल टेस्ट में अपीयर होने के बाद जिस हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है, जिस हिसाब से आपको नंबर होते हैं, उसमें जिनको सबसे अच्छे नंबर आते हैं उनको एमबीबीएस मिलता है, उसके बाद जो है बीडीएस मिलता है। लेकिन ये कहीं पे भी इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक बीडीएस जिसने किया है उसका संघर्ष या उसकी जो कड़ी मेहनत होती है वो किसी भी एमबीबीएस से कम होती है। ये दोनों ही पढ़ाई के मामले में अगर मैं आपसे कहूँ तो बराबर ही है दोनों में। जिस तरीके की मेहनत और जिस तरीके की लगन की ज़रूरत आपको एमबीबीएस एक सीट हासिल करने के बाद एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने में होती है, सेम उसी तरीके की मेहनत, सेम उसी तरीके का डेडिकेशन और तपस्या जो है एक बीडीएस जो डेंटिस्ट है उसको भी लगता है, सेम तरीके की मेहनत होती है। अभी होता क्या है कि जो बीडीएस कोर्स है वो 5 साल का होता है। ठीक है। जिसमें कि 4 साल तो कंप्लीट थ्योरी होता है, और जो 1 साल होता है यानी 5वां साल वो होता है इंटर्नशिप। अभी मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि बीडीएस के पहले 3 ईयर के सब्जेक्ट्स वो एमबीबीएस के पहले 3 ईयर के सब्जेक्ट से काफ़ी सिमिलर होते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट ईयर में एनाटमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, यही और बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, यही सब्जेक्ट्स एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं। अगर हम सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं। थर्ड ईयर में हम मेडिसिन पढ़ते हैं, सर्जरी पढ़ते हैं, यही सब्जेक्ट्स एमबीबीएस में भी होते हैं। हाँ, एमबीबीएस में थर्ड ईयर ऑनवर्ड से आपके सब्जेक्ट्स और मेडिकल ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे आपको ऑप्थेल्म यू ऐड हो जाएगा, आपको फोरेंसिक ऐड हो जाएगा, और आपको गायनिक जो है वो ऐड हो जाएगा। हमारे में क्या होता है, हमारे फर्स्ट ईयर से ही जो है वो डेंटल के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमको अपने मेडिकल के सब्जेक्ट्स की भी जानकारी जो है वो लेनी होती है, पढ़ाई करना होता है, और उसके बाद में हमें जो है अपने डेंटल के सब्जेक्ट्स जो है उसको भी पढ़ना होता है। हमारे में बीडीएस में एक बात जो और गौर करने की है वो ये होती है कि जो हमारा बीडीएस होता है उसमें हमें जो पेशेंट का एक्सपोजर है वो थर्ड ईयर से ही शुरू हो जाता है।
यूजुअली तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता है इतना। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हमारे प्री क्लिनिकल होता है। जैसे कि हम सीधा पेशेंट पे जाके काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट पे काम करने के लिए आपको थोड़ा थ्योरी अच्छे से आना चाहिए और प्रैक्टिकल का भी एक समझ होना चाहिए। हम सीधा जाकर के पेशेंट पे काम नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्या होता है, हमें मोम पे दांत बनाना होता है, या फिर प्लास्टर के मॉडल्स आते हैं दांत के, उन प्लास्टर के मॉडल्स पे हमको काम करना पड़ता है कि अगर दांत में कैविटी लगी हो तो उसको किस तरीके से सफाई करनी है। जब ये 2 ईयर हम पास आउट कर लेते हैं, फिर हमको इसके साथ में टाइफोडोंट एक मॉडल होता है, जिसको कि आप कह सकते हैं एक जैसे इंसानी चेहरे को वो मिमिक करता हुआ होता है, सेम उसी साइज का होता है पुतला, और उसमें छोटे दांत लगे होते हैं जैसे एक इंसानी मुंह में होते हैं। हमको उसके ऊपर काम करना पड़ता है कम से कम 1 साल, और वहाँ पे ग्रेडिंग होती है। मतलब हमें पहले फिलिंग को जो है पार करना है, वो हमारे टीचर उसको पहले वैलिडेट करेंगे कि हमने वो ठीक से किया है या नहीं। इसी तरीके से करते करते ट्रीटमेंट का लेवल बढ़ता है टाइफो में। जब हम वो पास कर लेते हैं, तब हमें जा करके पेशेंट्स मिलते हैं थर्ड ईयर से हमारा पेशेंट का एक्सपोजर जो है वो डायरेक्ट शुरू हो जाता है, छोटे छोटे ट्रीटमेंट में जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझिए कि एक डेंटिस्ट की जो तपस्या है, एक संघर्ष है और एक जो मेहनत है, वो कहीं से भी किसी एक एमबीबीएस से कम नहीं है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो एक पिछड़ा ब्रांच है उसके मुकाबले या नीचा ब्रांच है। इसमें इक्वली ही उतनी मेहनत हमारे को भी लगती है पास आउट होने के लिए। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि डेंटिस्ट के लिए काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो एक चैलेंज मैं कहूँगा वो ये होता है कि जब एक डेंटिस्ट काम करता है किसी भी एक पेशेंट को, आप ये समझिए हमारा जो मुंह है, जो ओरल कैविटी है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा इसका साइज़ है, एक लिमिटेड साइज़ है, और उसमें आप हमारे दांत का साइज़ देखिए कितना छोटा होता है। तो और जिस मशीन से हम काम कर रहे होते हैं, जिसको कि हम एयर रोटर कहते हैं, जिसका यूजुअली आप आवाज़ सुनते हैं या कई पेशेंट उस आवाज़ से जो है डरते भी हैं, वो एयर रोटर जो है वो मूव करती है 2 से 3 लाख आरपीएम पर मिनट पे, यानी वो 1 मिनट में 2 से 3 लाख बार घूमती है। आप सोचिए अगर हमारे में वो एक्सपर्टीज नहीं होगी, अगर हमारे में वो संयम नहीं होगा, या हमारे में उस लेवल का एक्यूरेसी या प्रिसाइज वर्क नहीं होगा, तो वो अगर गलती से भी आपके गाल या जीभ पे लग गया तो आपको कितना नुकसान कर देगा। तो आप ये समझिए कि एक कितना लिमिटेड स्पेस में डेंटिस्ट को काम करना पड़ता है एक हाई स्पीड इंस्ट्रूमेंट के साथ। इसके अलावा अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट की बात करूंगा, उसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। अगर जैसे मैं आरसीटी की बात करता हूं, तो आप सोचिए पहले दांत हमारा कितना छोटा होता है, हम दांत को खोलते हैं उसमें कितनी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती, बहुत ही छोटी ओपनिंग होती। उस छोटी ओपनिंग के थ्रू जो डेंटिस्ट हैं वो आपका रूट कैनाल जो है करते हैं, और हमें नेक भी बहुत ज़्यादा बेंड करना पड़ता है, इस कारण से हमारे को सर्वाइकल इशू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज़ किसी भी डेंटिस्ट को किसी एमबीबीएस से कम ना समझे। एमबीबीएस बहुत अच्छी फील्ड है और एमबीबीएस के डॉक्टर बहुत संघर्ष करते हैं, ये कहीं से छुपा नहीं है, लेकिन बीडीएस किसी भी मायने में किसी एमबीबीएस से उनका संघर्ष कम नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एक डेंटिस्ट से मिले, आप ये समझिए कि वो कितने लिमिटेड स्पेस में कितनी हाई स्पीड में काम कर रहा है, उसका हाथ कितना प्रिसाइज हुआ होगा, या कितनी छोटी सी स्पेस में इतने से छेद में से उसको रूट कैनाल करना है, या इतनी सी स्पेस में जो उसको फिलिंग करना है, उसके संघर्ष कितना है, उसको मैं आप जनता से ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान में रखें, और कभी भी एक डेंटिस्ट को एक कम का या छोटा डॉक्टर इस तरीके से ना समझे, क्योंकि उनका भी संघर्ष बहुत होता है। अब मैं इस वीडियो के दूसरे चरण की तरफ बढ़ता हूं, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि डेंटिस्ट्री में क्या क्या ब्रांचेस होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले 5 साल हमारा ग्रेजुएशन होता है, जिसको ग्रेजुएशन को सक्सेसफुली करने के बाद, जिसमें 4 साल थ्योरी और 1 साल तो कंप्लीट इंटर्नशिप होता है, हमें बीडीएस की डिग्री मिलती है। इसके बाद हम चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, यानी बीडीएस के बाद एमडीएस यानी मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी का भी ऑप्शन होता है, और कई डेंटिस्ट एमडीएस के लिए ऑप्ट करते हैं और बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डेंटिस्ट होकर के उत्तीर्ण होते हैं। इसमें मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये जो एमडीएस की परीक्षा है ये बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आप मान के चल लीजिए ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट सीट 60, 65, 70, इससे ज़्यादा नहीं होती है, और बैठने वाले हज़ारों लाखों बच्चे होते हैं। तो अगर किसी को गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आप ये समझ के चलिए वो हज़ारों लाखों बच्चों में बैठता है सिर्फ और सिर्फ 50 और 60 गवर्नमेंट सीटों के लिए। इसके बाद जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है,
उन वो प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होता है, पेशेंट बहुत होते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हर एक विद्यार्थी जो एमडीएस करना चाहता है उसकी ये इच्छा होती है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन एक सरकारी कॉलेज से करूं। मूलतः दो कारण से, एक तो पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए आपको बहुत तरीके के केसेस देखने को करने को मिलते हैं, और दूसरा उसमें जो फीस है वो थोड़ी थोड़ी नहीं काफ़ी कम होती है प्राइवेट कॉलेज की। लेकिन उसके लिए कंपटीशन इतना टफ है, इतना टफ है कि उसको हर कोई नहीं निकाल पाता है। तो हमने बीडीएस किया और फिर बीडीएस के बाद अगर हम चाहें तो हम एमडीएस कर सकते हैं। अभी आजकल क्या है कि कुछ कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी कुछ वगैरह से कर चलता है, जैसे इम्प्लांट्स में हो गया किसी स्पेसिफिक फील्ड में। बट ये इम्प्लांटोलॉजी के जो आपके कोर्सेज हैं या डिप्लोमा कोर्सेज किसी भी और फील्ड में, यूजुअली डेंटिस्ट्री में हैं, ये डीसीआई यानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, जो इंडिया में डेंटल की एजुकेशन को और उसकी मान्यता को जो है देखती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो डीसीआई ने बीडीएस और एमडीएस को ही एक ऑथोराइज्ड जो है आप कह सकते हैं डिग्री माना हुआ है। अब ये एमडीएस भी कई फील्ड में होता है। मतलब अगर जैसे मैंने सिर्फ बीडीएस किया हुआ, मैंने एमडीएस नहीं किया, तो मैं बीडीएस जब करके निकलता हूं, मैं एज अ जनरल डेंटिस्ट सब प्रैक्टिस कर सकता हूं, सभी तरीके के डेंटल के ट्रीटमेंट को प्रैक्टिस कर सकता हूं। मुझे कहीं से कोई रोक नहीं है, ना डीसीआई की तरफ से, क्योंकि मैंने उसमें पढ़ाई की है। लेकिन अगर मैं किसी एक क्षेत्र में अपने आप को ज्यादा अच्छा और काबिल बनाना चाहता हूं, तो वो एमडीएस आप समझिए फिर 3 साल की होती है। तो 5 साल की बीडीएस और 3 साल की एमडीएस, जिसमें यूजली 1 साल का कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हर एक डेंटिस्ट को मोस्टली लग ही जाता है। साथ साथ बीडीएस के बाद एमडीएस निकालना बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं। तो 8-9 साल की तो हमें एक एमडीएस डेंटिस्ट बनने के लिए हमें कम से कम 8 से 9 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा है। तो लेकिन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत पारंगत होना चाहता हूं तो मैं एमडीएस का सोच सकता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक बीडीएस किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पारंगत नहीं हो सकता। एक बीडीएस जिसने 8 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल प्रैक्टिस किया है, उसका भी अनुभव और उसका भी उस क्षेत्र में जो आप कह सकते हैं प्रिसीशन है या काम है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसने किस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो अपनी डेवलप की है। तो अभी मैं कवर करूंगा कि आपको अगर दांत में पेन होता है तो यूजली हम डेंटिस्ट सर्च करते हैं, बीडीएस एमडीएस के पास हम जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके का अगर पेन है, अगर आपको अंदाजा लग रहा है, तो आप किस तरीके के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। या अगर आपने किसी एमडीएस को, बीडीएस को दिखाया है, कभी कॉलेज में दिखाया है और आपको एक खास तरीके के प्रॉब्लम के बारे में दांत से रिलेटेड बताया गया है, तो आप वहां जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो ब्रांच है वो होता है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी डेंटल में वो ब्रांच होती है, ये मतलब 3 ब्रांच में पहले कवर करता हूं जो कि थोड़ा सा नॉन क्लिनिकल होते, खासतौर से 2, जिसमें ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी है और ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है। ये दोनों नॉन क्लिनिकल ब्रांच होते हैं। नॉन क्लिनिकल से मेरा मतलब ये है कि इस 2 फील्ड में जो डेंटिस्ट एमडीएस करते हैं, वो उनका पेशेंट पे क्लिनिकल वर्क इतना ज्यादा नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको क्लिनिकल वर्क आता नहीं है या वो क्लिनिकल वर्क कर नहीं सकते हैं। उनको क्लिनिकल वर्क आता भी है और वो क्लिनिकल वर्क आगे जाके परसू भी कर सकते हैं। बट ये जो एमडीएस है, ये दोनों एमडीएस जो है वो नॉन क्लिनिकल ब्रांच में होती है, जहां क्लिनिकल वर्क इतना नहीं होता और पेशेंट को देखना, समझना, उनकी डायग्नोसिस करना, उसके ऊपर पढ़ाई जो है वो कराई जाती है। तो ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी में जो डेंटिस्ट एमडीएस करते हैं, उनकी जो स्पेशलिटी होती है कि वो दांत से रिलेटेड आपको किस तरीके की दवाई दी जाए, किस तरीके से जो है आपका एक्सरे लिया जाए, कितने तरीके के एक्सरे लिए जाए, इसमें उनकी पारंगता होती है। और इस फील्ड में जो है वो अपनी एमडीएस करते हैं। वो डायग्नोसिस में बहुत अच्छे होते हैं, उनको मालूम है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, या किस तरीके के एक्सरे से हम आपके डायग्नोसिस पे अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं। दूसरा जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच होता है वो होता है ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जैसे ओरल मेडिसिन है वो जनरल मेडिसिन के बराबर हुआ। जो एमबीबीएस में जनरल मेडिसिन करते हैं, वो हमारे में बीडीएस के बाद ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी करते हैं। उसमें रेडियोलॉजी भी अलग डिपार्टमेंट होता है, हमारे में दोनों एक साथ है। इसके बाद ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जैसे एमबीबीएस के बाद आपके पास जनरल पैथोलॉजिस्ट होते हैं। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो आप लैब में देखते हैं, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स हैं या आपके कोई टिश्यू बायोप्सी है, उसमें आप देखते होंगे हर एक पैथोलॉजिस्ट का जो है वो नीचे साइन होता है। ठीक उसी तरीके से ओरल के लिए भी पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें आपको एमडीएस करने के लिए ओरल पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री मिलती है।
इनकी स्पेशलाइजेशन ये होती है कि आपके जो ओरल कैविटी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो आम बीमारी है, या किसी भी तरीके का इस तरीके का प्रॉब्लम है, वो उसकी माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन करके ये बता सकते हैं, एक्चुअल डायग्नोसिस दे सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम थी। मतलब अगर एज अ डेंटिस्ट मैं कोई प्रॉब्लम देखता हूं तो मैं एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना सकता हूं और एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकता हूं। प्रोविजनल डायग्नोसिस का मतलब होता है टेम्परेरी डायग्नोसिस, मतलब मैंने देखा, मुझे अगर मसूड़े में लगा कि कोई प्रॉब्लम है तो मैंने एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना दिया। फिर अगर मैंने उस मसूड़े का हिस्सा काट करके लैब में भेजा और वहां पे जो ओरल पैथोलॉजिस्ट हैं जब वो उसको देखेंगे तो वो मुझे एक तरीके से वैलिडेट करेंगे कि ये इस खास तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर उस टिश्यू को अच्छे से देख सकते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंच के मुझे बता सकते हैं कि मूलतः ये किस तरीके की बीमारी है और क्या इसका ओरिजिन है। तो ये दोनों मैंने आपको बताया ओरल मेडिसिन एंड ओरल पैथोलॉजी के बारे में। इसके अलावा आता है एक ब्रांच जिसको कि हम कहते हैं कम्युनिटी डेंटिस्ट्री। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में जो डेंटिस्ट एमडीएस करते हैं उनका ये काम होता है कि वो कम्युनिटी में जाकर के लोगों को सर्व करते हैं और वो स्टैटिस्टिक्स, डेंटल एपिडेमियोलॉजी पे भी अपनी अध्ययन करते हैं। ये जो एमडीएस होती है ये क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांच दोनों का एमलगमेशन यानी मिक्सचर होता है। यानी इसमें जो एमडीएस करते हैं वो क्लिनिकल काम भी करते हैं और नॉन क्लिनिकल काम का भी उनकी पढ़ाई काफी ज्यादा होती है। मतलब वो ये पढ़ेंगे कि अगर कोई एक खास तरीके की डेंटल बीमारी है सोसाइटी में, कब से है, कितने लोगों को है, उसका क्या स्टैट है, उसका क्या फ्यूचर में प्रभाव पड़ सकता है एक कम्युनिटी के ऊपर, तो उस एपिडेमियोलॉजी वो पढ़ते हैं। या किसी एक बीमारी के बारे में हम अध्ययन पुराने से करना चाहें और आगे जाकर के उसके ऊपर अध्ययन करना चाहें तो हम उसमें पढ़ सकते हैं। साथ में वो कम्युनिटी में जाकर के कैंप्स लगाते हैं, स्लम्स एरिया हो गए, जो अंडर प्रिविलेज एरिया है वहां जाकर के वो कैंप्स लगाते हैं और जिस तरीके की वहां उस कम्युनिटी में डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उस तरीके का डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। आप ये मान के चल लीजिए जो हमारे 9 ब्रांच है, मैंने अभी 3 कवर किए और 6 अभी करूंगा, हमारे जो 9 ब्रांचेस में आपको कभी भी एमडीएस करना है इसमें आपको एक फुल प्रूफ थीसिस जमा करना होता है और वो थीसिस एक तरीके का आपका खुद का रिसर्च होता है कि आप डेंटल में किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं और किस में अपनी पारंगता हासिल करते हैं। एक बहुत कठिन काम होता है और सैल्यूट है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से जो एमडीएस करते हैं और जो इस रिसर्च के बाद अपनी डिग्री को हासिल करते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे एक ब्रांच होता है इसको हम कहते हैं एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। जो इसमें एमडीएस करके निकलते हैं बीडीएस लोग और जब वो एमडीएस बनते हैं तो हम उनको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। अब एंडोडोंटिस्ट का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूं ताकि आप इसको थोड़ा बेसिक से समझ पाएंगे। मेडिकल परिभाषा में एंडो का मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर से, और डोंटिस्ट का मतलब हो गया डेंटिस्ट, और डोंट का मतलब हुआ दांत से रिलेटेड। यानी एंडोडोंटिस्ट का मतलब हुआ वो स्पेशलिस्ट या वो स्पेशलिटी जिसमें दांतों को अंदर से ट्रीट किया जाता है। हमको दांत को खोलने की जरूरत है और उसके अंदर जाकर के ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। तो एंडोडोंटिस्ट या एंडोडोंटिक्स, इसमें रूट कैनाल स्पेशलिस्ट अगर मैं इसको कहूं तो आम भाषा में जो जिसे आप रूट कैनाल स्पेशलिस्ट कहते हैं या जिन्होंने रूट कैनाल में अपनी पारंगता हासिल की है या जो रूट कैनाल के एक्सपर्ट हैं, जो रूट कैनाल के एक्सपर्ट होते हैं उनको हम एंडोडोंटिस्ट या एंडोडोंटिक्स की पढ़ाई करते हैं। अगर आपको रूट कैनाल कराना है आप जनरल डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं, अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं तो फिर आप एंडोडोंटिस्ट के पास जाएंगे। एंडो मीन्स इनसाइड एंड डोंटिक्स मीन टूथ। इसमें आपकी री रूट कैनाल भी होती है, कई दफा रूट कैनाल फेल हुआ होता है या रूट कैनाल कहीं से पेशेंट ने करवाया होता है, उसके अंदर फाइल सेपरेट यानी टूट गई होती है, तो उसको ओवरकम करना और फिर ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ये एक एंडोडोंटिस्ट का काम होता है। समझ गए। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है वो है प्रोस्थोडोंटिक्स। प्रोस्थो का मतलब होता है कोई भी कृत्रिम चीज यानी आर्टिफिशियल चीज, और डोंटिक्स का मतलब हुआ डेंटिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, या दांत। तो दांत में जब हम कोई भी कृत्रिम चीज लगाते हैं यानी कोई भी आर्टिफिशियल चीज लगाते हैं वो प्रोस्थोडोंटिक्स की फील्ड की होती है। उसमें आपका डेंचर हो सकता है, डेंचर आपका कई तरीके का डेंचर होता है, इंप्लांट सपोर्टेड डेंचर भी हो सकता है, वो मैं अलग से कवर करूंगा। इंप्लांट सपोर्टेड डेंचर भी होता है, नॉर्मल डेंचर भी हो सकता है, आधा डेंचर हो सकता है जिसमें सारे दांत आपके नहीं हो, कुछ ही दांत हो, या जो रूट कैनाल के बाद जो कैप लगती है जिसे हम कहते हैं या जिसको कि हम क्राउन कहते हैं। तो ये स्पेशलिटी होती है प्रोस्थोडोंटिस्ट की या प्रोस्थोडोंशिया।
प्रोस्थोडोंटिस्ट वो स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्होंने डेंचर बनाने में, क्राउन या कैप बनाने में महारत हासिल की होती है, उसको हम प्रोस्थोडोंटिया कहते हैं। यानी अगर आपको जो है कैप लगवाना है, आप जनरल डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं, और अगर आप स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं इस फील्ड में तो आपको प्रोस्थोडोंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है। नेक्स्ट जो स्पेशलिटी आती है वो आती है पेरियोडोंटिक्स। पेरियो का मतलब होता है अराउंड। मेडिकल की परिभाषा में आपको बताता हूं। पेरी मीन्स अराउंड और डोंटिक्स मीन्स दांत, यानी दांत के आसपास का जो एरिया है उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम पेरियोडोंटिस्ट या पेरियोडोंटिया उस स्पेशलिटी को कहते हैं। तो दांत के आसपास मूलतः दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है आपका गम्स यानी मसूड़ा, और वो सॉकेट जिसमें कि आपका दांत बैठा हुआ है यानी कि हड्डी। तो जो डेंटिस्ट जिन्होंने ये मसूड़े और गम्स की रिलेटेड प्रॉब्लम और ट्रीटमेंट और हड्डी के कम होने किसी भी बीमारी के कारण में अपनी महारत हासिल की होती है, उसको हम पेरियोडोंटिस्ट कहते हैं। मूलतः जो आप क्लीनिंग कराने जाते हैं कहीं, जो इसको हम कहते हैं दांतों की सफाई कराना, ये तो बीडीएस भी बहुत करते हैं और सबको करना भी चाहिए, तो कोई भी स्पेशलिटी के लोग कर सकते हैं, बट ये बेसिकली पेरियोडोंटिस्ट का ब्रांच है। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, स्केलिंग एक बहुत ही बेसिक और सिंपल प्रोसीजर, कोई भी डेंटिस्ट उसको कर सकता है, इसके लिए कोई खास तरीके की स्पेशलिटी अटेन करने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर मैं स्पेशलिटी वाइज बात करूं तो ये पेरियोडोंटिस्ट में जाता है। यानी अगर आपके गम्स में या आपके हड्डी में कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपको पेरियोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इसमें एक चीज आप गौर करिए, कई बार ये जो पेरियो की प्रॉब्लम है और दांत के अंदर की जो प्रॉब्लम होती है ये आपस में जुड़ी होती है, जिसको हम एंडोपेरियो या पेरियो एंडोलीजन कह सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको एक एंडोडोंटिस्ट यानी एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट और एक पेरियोडोंटिस्ट यानी हड्डी और मसूड़े के स्पेशलिस्ट दोनों साथ में मिलके भी आपके ऊपर काम कर सकते हैं, और दोनों के सहयोग से भी दांत का इलाज होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है किस तरीके का आपके दांत में इंफेक्शन लगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडोडोंटिस्ट। तो पीडो जैसे एमबीबीएस के जो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं, तो पीडोडोंटिस्ट यानी जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। खासतौर से अगर आप देखें, हम 14 साल तक को, 14, 15, 16 साल तक को जो है हम इस कैटेगरी में रखते हैं, उससे ऊपर को हम एडल्ट डेंटिस्ट्री में ट्रीट करते हैं। तो जो बच्चों की स्पेशलिटी है और या जो बच्चों को ट्रीट करने में स्पेशलिस्ट बनते हैं वो पीडोडोंटिस्ट होते हैं। पीडोडोंटिस्ट की एक बहुत खास बात होती है कि उन्होंने हर एक फील्ड में काफी काम किया होता है। उन्होंने रूट कैनाल भी काफी किया होता है, उन्होंने क्राउन्स भी काफी दिए होते हैं, और उन्होंने बेसिक ऑर्थो का काम भी बच्चों के हिसाब से काफी किया होता है। तो वो एज अ जनरल डेंटिस्ट भी जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो पीडोडोंटिस्ट जैसा मैंने बताया जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हो। तो अगर आप अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं, आप चाहें तो जनरल डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहें तो पीडोडोंटिस्ट वो कैटेगरी है या वो स्पेशलिस्ट है जिसके पास आपको जाना चाहिए। तीसरा नेक्स्ट आता है जो कि हमारी 8वीं ब्रांच है, वो है ओरल सर्जरी। तो जैसा नाम से ही पता लगता है ओरल सर्जरी यानी जिसमें सर्जरी हो। तो इसमें अमूमन जो ब्रांच जो काम होता है वो होता है दांत निकालने का। जैसे आपकी अकल दाढ़ जब होती है तो उसको सर्जरी करके हम निकालते हैं जब वो फंसी होती है हड्डी में, या नॉर्मल कोई भी आपको दांत निकालना, वो जनरल डेंटिस्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं। बट अगर आप स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो वो ओरल सर्जन होते हैं। हाँ, ओरल सर्जन सिर्फ और सिर्फ दांत निकालने, अकल दाढ़ निकालने तक लिमिट नहीं होते हैं। ओरल सर्जरी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें जिन पेशेंट को कैंसर होता है तो कैंसर की रिमूवल की भी जो सर्जरी होती है वो आप बाकी सर्जन की मदद के साथ, हमारे ओरल सर्जन भी काम करते हैं और उसको निकालते हैं। साथ में अगर आपके चेहरे के रीजन में कहीं पे भी फ्रैक्चर है, खास तौर से आपके जबड़े में कहीं पे भी फ्रैक्चर, ऊपर के जबड़े नीचे के जबड़े में कहीं पे भी फ्रैक्चर होता है, तो उस फ्रैक्चर को जो ठीक करते हैं वो ओरल सर्जन ही होते हैं, क्योंकि उसमें सर्जरी होती है। तो ओरल सर्जन मतलब ओरल सर्जरी करने वाले, ये स्पेशलिटी इसकी हुई। नेक्स्ट जो होता है आखिरी, वो होता है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी और डोंटिक्स मतलब दांत। यानी डेंटिस्ट्री की वो ब्रांच जो सिर्फ और सिर्फ हड्डी में स्पेशलिस्ट पढ़ाई कराते हैं, उनको हम ऑर्थोडोंटिया की पढ़ाई करने वाले स्पेशलिस्ट यानी ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो ये समझते हैं कि जो हमारे जबड़े की हड्डी है ऊपर की और नीचे की, ये किस एज में फ्लेक्सिबल होती है, किस रेट से बढ़ती है, किस रेट से घटती है। ठीक है, इसमें आपको जो स्पेशलिस्ट मिलते हैं वो होते हैं जो कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट करते हैं।
क्योंकि जो ब्रेसेस हैं वो आपके दांत में लगते हैं और दांत होता है हड्डी में। तो हम दांत पे कितना फोर्स लगाए कि वो हड्डी में मूव कर पाए, कितना फोर्स वो ज्यादा लगेगा, कितना फोर्स कम लगेगा, कहां से हम हड्डी में स्पेस बना सकते हैं, कहां से हम हड्डी में स्पेस नहीं बना सकते हैं, ताकि उस दांत को हम मूव करवा पाए, तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं। ऑर्थो मीन्स हड्डी, डोंशिया या डेंटिस्ट मीन्स दांत या डेंटिस्ट। इसमें आपके ब्रेसेस स्पेशलिस्ट आते हैं, या जो आजकल नया मार्केट में चला है जिसको कि हम इनविजिबल ब्रेसेस या अलाइनर कहते हैं, वो भी आपके ऑर्थो का ही ब्रांच है। अब इसके अलावा एक और ब्रांच होती है जिसको कि हम फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री कहते हैं। उसमें इंडिया में छोटे मोटा कुछ डिप्लोमा जरूर होता है, लेकिन उसमें ऐसे एमडीएस की स्पेशलिटी अभी तक इंडिया में नहीं है। तो फॉरेंसिक की पढ़ाई का मतलब है, जैसे आप देखते होंगे कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की असमय मृत्यु हो गई या कुछ इस तरीके का है, तो जब हम ऑटोप्सी करते हैं, तो जो ऑटोप्सी करते हैं एक जनरल बॉडी का, ऐसे ही आप डेंटल की भी ऑटोप्सी कर सकते हैं। जैसे आपको बाइट मार्क्स पता लगाना है, कोई भी विक्टिम है उसके बाइट मार्क्स को आपने आइडेंटिफाई करना है किसके हैं, या आपको ओरल से रिलेटेड कोई डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये सब फॉरेंसिक की पढ़ाई होती है। ये यूजुअली विदेशों में भी ज्यादा है, इंडिया में इसमें अलग से स्पेशलिटी नहीं है। एक और स्पेशलिटी है जिसके बारे में मैं आपको बात करना चाहूंगा, जो आप जरूर सुनते होंगे, वो है इम्प्लांटोलॉजिस्ट, यानी इम्प्लांट्स। इम्प्लांट भी क्या होता है, जैसे जिनके दांत नहीं होते हैं तो दांत में एक स्ट्रक्चर डलता है टाइटेनियम का, जिसको कि हम इम्प्लांट कहते हैं, वो सर्जरी के थ्रू ही डलता है। अभी इसमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जो है इंडिया में चलते हैं, एज सच इम्प्लांट का अलग से कोई एमडीएस नहीं होता है। इम्प्लांट कोई भी कर सकता है अगर उसने उस पर्टिकुलर डिप्लोमा को किया हुआ है या किसी एक सीनियर इम्प्लांटोलॉजिस्ट के अंदर में जो है काम किया है। अब इम्प्लांटोलॉजिस्ट एक बड़ा डोमेन है, एक जनरल डेंटिस्ट भी इम्प्लांटोलॉजिस्ट हो सकता है, यानी एक बीडीएस भी इम्प्लांट कर सकता है, ओरल सर्जन भी कर सकता है, प्रोस्थो भी कर सकता है, एंडो भी कर सकता है, कोई भी स्पेशलिटी का डेंटिस्ट इम्प्लांट्स कर सकता है, जनरल डेंटिस्ट भी कर सकता है, बट गिवन कि उसने या तो उस फील्ड में जा करके इम्प्लांटोलॉजी का कोई कोर्स किया है, जो कि क्लिनिक लेवल पे बहुत सारे डेंटिस्ट कराते हैं, या किसी एक सीनियर इम्प्लांटोलॉजिस्ट के अंदर इम्प्लांट्स में काम करके वो महारत जो है वो हासिल की है। तो इम्प्लांटोलॉजिस्ट एज सच कोई अलग से स्पेशलिटी नहीं है, बस वो एक फील्ड है, ब्रांच है। अभी तक इसमें अलग से एमडीएस नहीं होता है, लेकिन इम्प्लांटोलॉजिस्ट एक अलग ही डोमेन हो जाता है, जिसको करने के लिए आपको एक खास तरीके की महारत या पारंगतता जो है हासिल करनी होती है। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे से अगर आपको अपने डेंटल रिलेटेड कोई भी पेन होगी तो आप अब एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस तरीके के डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, या किस तरीके के डेंटिस्ट को अपने विसिनिटी में सर्च करना चाहिए, जो मे भी शायद खास तौर से आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर समझे। आप जरूर ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। आपके कुछ और प्रश्न हैं तो आप प्लीज जो है कमेंट्स में डालिए, मैं जो है उसका आंसर करूंगा। थैंक यू आपके समय के लिए।